हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे सुपर टेट के लिए मैथ और साइंस की जो सीरीज़ चलाई जा रही है उसका ये अगला वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो जो भी हमारे दोस्त सुपर टेट 2022 की तैयारी करने में लगे हुए हैं उनके लिए वीडियो सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इसके पहले कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं हमारे द्वारा, हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे और उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो जो दोस्त, जो भाई बहन ये सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए, उनके लिए जो मैथ और साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि मैथ और साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के पेपर में आते हैं। और ये इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन साइंस के और मैथ के कराए जाते हैं। और इसी के क्रम में जो हमारे आज का ये वीडियो है इसमें हम लोग फिर से वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 20 मैथ के क्वेश्चन होंगे और 10 साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको डिटेल में सारे क्वेश्चन अच्छे से बताए जाएंगे। लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो होने वाला है। और जो भी दोस्त सुपर टेट की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग स्पेशली इस पे अच्छे से ध्यान करके इस वीडियो को देखेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी दोस्त तैयारी करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि सबसे पहले पेन पेपर साथ में लेके बैठे। जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देता है, स्क्रीन पे दिखाई देता है, उसको पहले एक बार खुद ट्राई करके देखें, सॉल्व करके देखें, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप आंसर निकाल ले रहे हैं तो इसका मतलब अच्छा तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे तुरंत का तुरंत मिलने वाला है। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेटर सीरीज होने वाली है। बस आप लोग लगे रहिए इसी तरह से और 100% सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और ये सुपर टेट 2022 आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि नौकरी पक्की है यहाँ से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिया गया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला बच्चों जो होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है n बराबर, इसको लिखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक, या फिर वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम कोई भी माध्यम हो सकता है। माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो माध्यम दिया है, कोई भी पदार्थ है, जब उस पदार्थ में वो प्रकाश एंटर करता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, 1.5 × 10⁸। तो 1.5 × 10⁸। तो साइंस से अपवर्तनांक से रिलेटेड इस फॉर्मूले पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको अगर आप लोग ध्यान से याद रखेंगे दोस्तों तो ज़रूर किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा ज़रूर। यहाँ से देखेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ेगा, 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 2 30। यहाँ पे देखेंगे कि 10⁸ लिखा हुआ है, यहाँ भी 10⁸ लिखा है, दोनों पावर प्लस की है, तो टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा और जो n = आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका अपवर्तनांक जो आ जाता है दोस्तों, अपवर्तनांक ये कितना आ गया, 2। सिंपल सा था। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो आप लोगों को दिख रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या होगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम लोग यहाँ से रब करते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त करता है। तो ओम के नियम को व्यक्त करने वाला कथन
4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, लाइन से 4 ऑप्शन लगे हुए हैं। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो लिखा है धारा बटे विभवांतर बराबर नियतांक। नियतांक का संबंधित है प्रतिरोध से R। तो यहाँ पे नॉर्मली पेपर में एग्जामिनर कहना ये चाहता है धारा बटे विभवांतर। धारा का मतलब होता है I बटे V इक्वल टू नियतांक R। तो क्या ऐसा होता है? ओम का नियम, वैसे ओम का नियम बता दें क्या होता है। ओम का नियम दोस्तों होता है V बराबर IR। यहाँ से R को निकालोगे तो V बटे I आएगा। ये अगर किसी ऑप्शन में मिल जाता है तो ऑप्शन सही होगा, या फिर ऐसा मिल जाता है विभवांतर बराबर धारा गुणे नियतांक। ऑप्शन नंबर बी जब देखेंगे तो लिखा है विभवांतर गुणे धारा बराबर नियतांक। विभवांतर गुणे धारा कहीं पे दिख रही है, नियतांक के बराबर होगा। फिर अगला है विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। विभवांतर का मतलब V बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। धारा मतलब I गुणे R, ठीक है। V बराबर I इंटू आर। देखो कि हमने यही तो लिखा था इसमें, V बराबर I इंटू आर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो ओम का नियम थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे, V बराबर IR होता है, ठीक है। तो विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, यहाँ से इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। तो इसके साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है कि एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है। तार में बह हुई वैद्युत ऊर्जा की गणना करनी है। तो दिया गया है चालक में 2 एम्पियर की धारा, I की वैल्यू क्या देखी है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा और वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, V बराबर 10 वोल्ट। टाइम दिया है, टाइम समय कितना दिया है 1 मिनट। तो 1 मिनट जहाँ पे मिलता है तो उसको हम लोग सेकंड में चेंज करते, होता है 60 सेकंड। तो तार में बह हुई विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तार में बह हुई विद्युत ऊर्जा का मान हमको ज्ञात करना है। विद्युत ऊर्जा को हम लोग H से लिख सकते हैं या Q से लिख सकते हैं। इसके कई सारे फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं। तो जो हमको डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। V दिया है, I दिया है और T दिया है। तो H इक्वल टू VIT डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर देते हैं। तो वोल्टेज हमारे पास 10 वोल्ट है, धारा 2 एम्पियर है, T है 60 सेकेंड। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1200 जूल। क्योंकि उष्मा है, ऊर्जा है, तो इसका मात्रा क्या होगा जूल होगा। ये फार्मूला होता है H इक्वल टू VIT। इसके अलावा और भी फार्मूले होते हैं, जैसे V स्क्वायर अपॉन R होता है इंटू T, ठीक है दोस्तों। एक होता है I स्क्वायर R होता है, ये भी इसी का फार्मूला होता है। 3 फार्मूले होते हैं, एक होता है VIT, एक होता है V स्क्वायर अपॉन R। अभी वोल्टेज और प्रतिरोध अगर दिया होता तो हम लोग इसका यूज़ करते। अगर धारा और प्रतिरोध दिया होता, मतलब धारा क्या होता है एम्पियर और प्रतिरोध, अब इसमें देखो R रेजिस्टेंस कहीं दिया ही नहीं था तो हमने इसका यूज नहीं किया। इसका यूज किया क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज गिवन है और धारा गिवन है, इसीलिए इस फार्मूले का यूज किया है। नॉर्मली इसमें तीनों फार्मूले यूज होते हैं, इसको आप लोग ध्यान से लिख लेंगे कहीं पे, फिर से एक जगह लिख लीजिए। VIT ये इक्वल होगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ये इक्वल होगा I स्क्वायर R इंटू T। ऊर्जा अगर पूछ रहा है तो ये इसके तीनों फार्मूले होते हैं, इन्हीं में से एक सिलेक्ट करके लगा देना है। जो भी डाटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। तो वह धातु जो सामान्य ताप पर क्या है? द्रव है। ऑप्शन पढ़ेंगे, आप लोगों की तरफ से आंसर क्या आता है इसको नोट करके रखिएगा और मिलाइएगा कि आंसर आप सही लगाए हैं गलत लगाए। मरकरी, जल, ब्रोमीन, लोहा। मरकरी, जल, ब्रोमीन, लोहा, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो है वो
द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए मरकरी। पारा जो होता है बच्चों दोस्तों, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये है एक धातु, लेकिन पाया कैसी अवस्था में जाएगा? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? तो जर्मन सिल्वर को आप ध्यान में रखेंगे कि इसका नाम ही है केवल जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है। इसमें सिल्वर नाम की कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती है। जो चारों ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको Ag जो लिखा हुआ है, ये सिल्वर का फार्मूला है, प्रतीक चिन्ह है सिल्वर का, बट इसमें सिल्वर पाया ही नहीं जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है, निकिल होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, बट सिल्वर नहीं पाया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, कई बार पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी का मतलब होता है दोस्तों एम्फोटेरिक, इसको ध्यान से समझो। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑक्साइड एम्फोटेरिक बोला जाता है इनको। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं कि कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस। कुछ मेटल्स के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, कौन कौन से होते हैं? तो एल्युमिनियम होता है एक आपका, ठीक है, एल्युमिनियम होता है। इसी तरह से जिंक होता है, जिंक के ऑक्साइड होते हैं। दो तीन चीज़ें ऐसी होती है जो एम्फोटेरिक पाई जाती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। इस तरह के कई ऑक्साइड होते हैं जो मेटल एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, तो इनको हम लोग एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये दोनों क्या हैं? एम्फोटेरिक है। और भी एक दो होते हैं, तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन नंबर सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है और फास्फोरस पेंटॉक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान से रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो एल्युमिनियम के ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर जिंक ऑक्साइड दिया होता तो वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि निम्न में मतलब एक समीकरण बताना है। समीकरण में कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें रिएक्शन क्या होती है, कौन सी रिएक्शन को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में माना गया है। तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित, पर्णहरित का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश जो होगा जल के साथ क्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और वहाँ पे क्या बनता है? वो ग्लूकोज या फ्रैक्टोज, मतलब उसका बन जाता है भोजन, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोगों को दिख रहा होगा कि 6 CO2 12 H2O, 6 CO2 12 H2O और साथ में C6H12O6। C6H12O6 के बाद क्या मिलेगा आपको? H2O मिलेगा और CO2 मिलेगा, 6H2O और 6CO2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ये रिएक्शन आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि रिएक्शन डायरेक्टली पूछी गई है। ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, सूर्य का प्रकाश पर्णहरित, और C6H12O6 मिलेगा, 6 H2O मिलेंगे और 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और जल बनते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर जो है हीमोग्लोबिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, यह किस काम आता है?
तो हीमोग्लोबिन हमारे लिए क्या करता है, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में को क्या करता है, ये श्वसन का काम करता है। जो कोशिकीय श्वसन होता है, सेल्स के अंदर जो रेसिप्रेशन होता है, श्वसन की प्रक्रिया, ये किसके द्वारा होती है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, फेफड़ों से लेके ब्लड के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है। वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, एनर्जी एटीपी बनती है और साथ में हमको ऊर्जा मिलती है। और जो ऑक्सीजन लेके जाएगा ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके ब्लड के थ्रू, ब्लड में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ब्लड के थ्रू सेल्स में ले जाना, और सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया जो पार्ट होता है उसमें इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब उसमें रिएक्शन होती है और ऊर्जा बनती है जो हमको एनर्जी देती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, श्वसन में हमें सहायक करती है। कैसे श्वसन में, कोशिकीय श्वसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो ऑटोसोम्स होते हैं 22 जोड़े। ऑटोसोम्स की संख्या पूछी जाएगी तो 22 जोड़े बताओगे। अगर नंबर पूछ रहा है तो 22 का 44 टोटल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली संख्या पूछी गई है, ना कि जोड़े पूछे गए हैं। जोड़े पूछे गए होते तो ऑप्शन बी हो जाता 22, बट यहाँ पे नंबर पूछा गया था, संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है। बाकी जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो पता होगा आप लोगों को। 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ा जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। टोटल 23 जोड़े होते हैं और कुल क्रोमोसोम की संख्या पूछी जाएगी तो 46 हो जाएंगे, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। क्वेश्चन आपको मिलता है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बीजांड। बीजांड आप लोगों को पता भी होगा, बायोलॉजी जो पढ़े होंगे उनको ये चीज़ पता होगी कि पुष्प जो होता है फ्लावर, उसमें निषेचन के बाद कौन सा भाग बीजांड में मतलब उसमें पुष्प में बदलता है निषेचन के बाद, तो बीजांड होता है, वो फूल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या हो गई है। अब आते हैं मैथ पे। मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो मैथ के क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आपको काफ़ी टाइम हो गया है तो जल्दी जल्दी मैथ के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को देख पा रहा होगा, ये दिया हुआ है, इरिन ने मास्क की बिक्री 308 रुपये में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ होगा। तो कह रहा है कि 308 रुपये में वो मास्क बेचता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है 12% का लॉस हो जाता है। तो कह रहा है कितने रुपए का बेचे, कितने रुपए का बेचे जो उसको 10% का लाभ हो। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रॉफिट और लॉस, अगर आपने मेरा कोई पीछे वीडियो देखा है वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का कोई भी क्वेश्चन आया है तो एक बात अपने माइंड में ज़रूर बैठा लीजिएगा कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, सीपी, उसको हम लोग 100% मान लेंगे हमेशा, कोई भी प्रॉफिट लॉस को क्वेश्चन है। जो कास्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, उसको कितना मान लेंगे 100 रुपया। देखो कितने आसानी से आंसर आता है। सीपी मान लिया कितना 100%, हर एक चीज़ का कास्ट प्राइस 100% होता है। अब अगर हानि हो रही है तो 100% पे हानि होगी। बच्चों दोस्तों, अगर हानि हो रही है तो कास्ट प्राइस से कम की बेचा होगा, तभी तो हानि हुई। कितने कम की बेचा है तो कहोगे 12% का लॉस हुआ है, इसका मतलब उसने 88% पे बेचा होगा, तब तो लॉस हुआ है। 100 से कम में बेचा है, 12% का लॉस हुआ तो कितने का बेचा, 88% का बेचा होगा। 88% का जब वो बेच रहा है तो कितने रुपए मिल रहे हैं उसको, फिर कहोगे 308 रुपये मिल रहे हैं। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि 88% पे जब वो बेच रहा है, क्योंकि 12% लॉस हुआ है, 100 की खरीदा था तो कितने की बेचेगा, 88 की ही तो बेचेगा। 88 कितने रुपए के बराबर है उसका, 308। कि जब 88 रुपये की बेचा है तो कितने की बेचा है, 308 रुपये की। यहाँ से क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस निकालोगे। कॉस्ट प्राइस कितना है 100%। अगर 88% की वैल्यू 308 रुपये है तो यहाँ से 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 308
बटे 88, यही बोलेंगे। इसको अगर काटोगे 11 अट्ठे 88, ऊपर का जाएगा 11 2 22, 8 बचेगा, 11 अट्ठे 88, फिर से काट लोगे, 4 से काटोगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, तो आ गया 7/2। 1% वैल्यू आ गई। अब कॉस्ट प्राइस चाहिए हमको, तो कॉस्ट प्राइस होता है 100%, तो इसमें हम लोग 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/2 में जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 350 आ गया इसका CP। तो कास्ट प्राइस कितना आ गया? 350। मतलब उसने कितने की खरीदी थी वो वस्तु, या मास्क कितने के खरीदे थे? 350 के खरीदे थे। अब क्या करना है? अब कह रहा है कि कितने की बेचे कि 10% का लाभ हो। तो अभी ऊपर देखो ध्यान से, CP कितना है? 100%। अगर 10% का लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा? ये 110। तो अब नीचे देखो कि CP 100% की वैल्यू जो है ये है 350 के बराबर। अगर 10% का प्रॉफिट लेगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। ठीक है दोस्तों, 110। तो क्या करोगे? इसका 110% निकाल लो, आंसर हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 350 है कॉस्ट प्राइस, 10% लॉस पर 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 110% निकालोगे तो देखो क्या आएगा? 11 पच्चे 55 और 11 33, 5 38, 385 की अगर वो बेचेगा तो उसको क्या होगा? 10% का प्रॉफिट हो जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट या राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना था आपको प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन में। तो कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कैसा लगा क्वेश्चन? कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है कि पूरा का पूरा समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो रिवर्स करिए और फिर से सॉल्यूशन देखिए। 100% आपको पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा ट्राई करके ज़रूर देखेंगे। पहले सारे के सारे क्वेश्चन जितने करा रहे हैं, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आपको पहले ट्राई करना है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लगाना है, मतलब फिर सॉल्यूशन देखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 की पावर 8 का वर्गमूल क्या होगा? 2 की पावर 8 का वर्गमूल क्या होगा? 2 की पावर 8 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट। तो इसको आप कहेंगे कि 2 की पावर 8 के अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? घात 1/2। ये तो कहोगे कि अंडर रूट को हम लिख सकते हैं घात 1/2। तो 2 की घात ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8/2। इसका जब पावर ब्रैकेट हटाओगे, पावर का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 8 × 1/2, 8 1 जा 1, 8, 8/2, 2 जा 4, तो आ गया 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 2 की पावर 8 का जो वर्गमूल होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत सस्ता सा क्वेश्चन था, 2 सेकंड का, ये आपके सामने हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है? अभाज्य संख्याएं पूछी गई हैं 25 से कम। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं पता है आप लोगों को कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं नहीं पता है? तो ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं जो केवल और केवल स्वयं से डिवाइड होंगी, या 1 से डिवाइड होंगी, या 1 से डिवाइड होंगी, या फिर खुद से डिवाइड होंगी, वो सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहली अभाज्य संख्या दोस्तों जो होती है, ये होती है 2। पहली अभाज्य संख्या 2। 2 या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। उसके बाद जो दूसरी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 3। 3 या तो स्वयं से डिवाइड होगा 3 से, या फिर 1 से। 3 के बाद 5, इसी तरह 7, 8 डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड हो जाएगा, 11, 13, 17, 18, 19 नहीं डिवाइड होता है, 20, 21 डिवाइड हो जाएगा, 22, 23। उसके बाद जब करोगे तो 27, 28, 29 मिलेगा, वो 29। तो 25 से वो ज़्यादा है। हमको 25 तक यहाँ पे चाहिए था, 25 तक। तो कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है? 9। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है?
बता पाएंगे? 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 15। इसके आगे आप और लिखेंगे अभाज्य संख्याएं तो 15 निकलेंगी टोटल। और अगर 1 से लेके 100 तक की पूछी जाए टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी है 1 से 100 तक, तो आप कहोगे 25, क्योंकि 50 के बाद केवल 10 नंबर ऐसे हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं और बाकी अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो ये इसका राइट आंसर होता है 9। 1 से लेके 25 तक 9, 1 से लेके 50 तक 25 और 1 से लेके 100 तक नहीं, 1 से लेके 50 तक 15 और 1 से लेके 100 तक 25। तो ये ध्यान में रखेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पे मिलते ही रहेंगे। वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक और बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो मिलेगा कि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है। 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 500 रुपये है, तथा उतने ही धन का उतने ही समय एवं उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 520 रुपया है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है? तो आप लोग कहेंगे 500 रुपये है, मतलब 2 साल का है, 2 साल का। तो आप बोलोगे कि 1 साल में इसको 250 रुपये मिला होगा, फिर अगले साल 250 रुपये ब्याज मिला होगा, टोटल कितना हो गया? 500। फिर कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना है? 520 रुपये है। तो पहले साल तो इसको 250 रुपये मिला, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 520 रुपये है। तो पहले साल तो सिंपल, क्योंकि रेट क्या है? सेम है, मूलधन सेम है, टाइम सेम है, तो पहले साल इसको 250 रुपये ही मिले होंगे। फिर दूसरे साल क्या होगा? इसको 250 तो मिले ही होंगे, साथ में 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक, 20 रुपये क्या मिले हैं? एक्स्ट्रा। ये 20 रुपये कौन से हैं? जो ब्याज पे ब्याज मिलता है वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, मूलधन पे जो ब्याज, केवल मूलधन पे भी ब्याज जोड़ता जाता है वो साधारण ब्याज होता है। जो ब्याज पे भी ब्याज जोड़ता है वो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब जैसे ये 250 था, ये 250 मिला था मूलधन पे ब्याज, ठीक है। अगले साल फिर 250 मूलधन पर ही मिलेगा। मूलधन पे मिला है तो ये क्या है? साधारण ब्याज, मतलब जो भी समझ लीजिए। फिर 20 रुपये जो एक्स्ट्रा मिला है, ये ब्याज पे जो ब्याज मिला है वो है। तो पहले का ब्याज कितना था? कहेंगे 250 रुपये पहले साल का, ठीक है। पहले साल का ब्याज कितना था? 250 रुपये, और दूसरे साल में 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। तो ये जो 20 है ये इस ब्याज पे ही तो ब्याज मिला है। तो 20 का ब्याज मिला है हमको कितने पे? 250 रुपये पे, गुणे 100। तो यहाँ से पूरा राइट R% आ जाएगा, दर कट जाएगा। 25 दूना 50, 25 चौके 100, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8% इसका जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत है? यहाँ जो ब्याज पे ब्याज मिलता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ पे ब्याज हमने दिला दिया। ब्याज हमारे पहले साल का 250 रुपये था, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 250 होगा, लेकिन जो 20 मिला है ये एक्स्ट्रा मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये पिछले वाले ब्याज पर ही मिलता है। तो 20/250 गुणे 100 दर पर। तो ये इसका पूरा कंफर्म आंसर है 8%। इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करें इसको। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CI माइनस SI से भी आ जाता है। 2 साल का डिफरेंस 20 रुपया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी सारणी के सभी पदों का समांतर माध्य 40 और माध्यिका कितनी है? 50 है, तो उस सारणी के पदों का बहुलक क्या होगा? दिया हुआ है कि समांतर माध्य जो है 40 है, समांतर माध्य ये कितना है? 40 है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दिया है कि यहाँ पे जो माध्यिका है वो 50 है। माध्यिका दोस्तों दी है 50। बहुलक पता करना है, बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है?
तो एक वीडियो में पहले भी डायरेक्टली ये फार्मूला ही आप लोगों से पूछा गया था। ये सुपरटेट जो होता है पेपर, ओरिजिनल पेपर, उसी में क्वेश्चन आया था। बहुलक बराबर होता है, उसमें बताया था याद करने का तरीका, 3 माध्यिका -2 माध्य, 3 माध्यिका -2 माध्य। तो 3 इंटू माध्यिका कितनी है, माध्यिका कहोगे 50 है, -2 माध्य कितना है तो कहोगे 40 है। मल्टीप्लाई करोगे 5 तियाँ 15, 150 माइनस 40 दूनी 80। 150 से 80 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 70 बचेगा। तो इसका जो बहुलक आ जाता है कितना आ जाएगा, 70। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका पूरा करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया सा डायग्राम दिया है। आगे क्वेश्चन पे देखो क्या दिया है कि दिए गए पाई चार्ट आरेख में एक घर के निर्माण के खर्च को दर्शाया गया है। यदि घर के निर्माण पर कुल खर्च 1.5 लाख है तो मजदूरी में खर्च कितना होगा। ठीक है, तो पूरा बहुत बड़ा सा इसको क्वांटिटी दे रखी है। ठीक है, लगभग 15 लाख दिया है और इस पर पूरा आप लोग देखेंगे जब ध्यान से, ये पूरा ग्राफ पाई चार्ट, तो उसमें टिम्बर का अलग से दिया है, देख रेख का 94 डिग्री, मतलब डिग्री में दे रखा है कुल मिला के। तो मजदूरी खर्च पूछा गया है, तो मजदूरी खर्च जो है 90 डिग्री दिखा रहा है। 15 लाख मजदूरी खर्च कितना है, 95 डिग्री अपॉन में 360, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से टोटली आंसर आ जाएगा इसका, परेशान होने की कोई बात नहीं है। 15 लाख 95 डिग्री दिया बटे 360, डिग्री में दिया 360, परसेंटेज में दिया होता तो 100। ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो 95% दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते 100 से, मतलब पूरा 15 लाख इंटू 95 बटे 100। लेकिन यहाँ पे 95 डिग्री दिया हुआ है, तो हमने किससे डिवाइड किया, 360 डिग्री से। ठीक है, क्योंकि टोटल जो होता है वो 360 होता है। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करोगे, आंसर निकालोगे, तो ऑप्शन नंबर क्या, सारे अच्छे ऑप्शन हैं। 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ से देखो 0 0 कैंसिल आउट आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से इसको पूरा डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 3 15, 30 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, इतना आ जाएगा लगभग। और कुछ पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बहुत सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है इसमें क्वेश्चन, आप लोग देख पा रहे होते, 2 कुर्सियों का मूल्य, 2 मेज तथा 3 कुर्सियों का मूल्य जो है ये 2000 रुपये है, और 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों का मूल्य 25 रुपये है। तो 1 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य क्या है। तो पहले क्वेश्चन वाला करते हैं, देखते हैं कैसे लिखते हैं। लिखेंगे 12 मेज का मूल्य X रुपया है। इसी तरह कुर्सियों का मूल्य मान लेंगे, कुर्सियों का मूल्य Y रुपया है। अब जो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि बोला गया है कि 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य जो है 2000 रुपये है। 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 2000 रुपये है। तो 2 मेज का मूल्य 2x, 3 कुर्सियों का मूल्य 3y, और ये टोटल कितना है, 2000 रुपये है। ये बात इतनी समझिए। आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है कि 3 मेज तथा 2 कुर्सियों का मूल्य 2500 रुपया है। 3 मेज, तो 3x प्लस 2 कुर्सियों का मूल्य जो है ये 2500 रुपया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मेज और कुर्सियों का मूल्य अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर 1 कुर्सी और 5 मेजों का मूल्य निकाल लेंगे। 1 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य,
तो इसको क्या करना है, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यू इक्वेशन जो आएगी हमारे पास 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y इक्वल टू 6000। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को तो 3 2 जा 6x, 2 2 जा 4y और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 5000 करेगा। अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ माइनस ये देखेंगे 6x से कैंसिल आउट हो जाएगा और 9y से 4y कैंसिल आउट सब्ट्रैक्ट होकर 5y इक्वल टू बचेगा 1000। तो यहाँ से 5 2 200 रुपये, y की वैल्यू आ गई 200। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे 2x प्लस 3y, y की जगह पर 200 इक्वल टू 2000। तो यहाँ से 2x प्लस 3 2 जा 600 इक्वल टू 2000, ठीक है 2000 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखो जरा से ये 600 जो है इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 2000 माइनस 600। तो यहाँ पे बचेगा 2x इक्वल टू 1400, 2 से 14 कैंसिल आउट 700x। तो x की वैल्यू आ गई 700। x का मतलब मेज का मूल्य ये x रुपया है और कुर्सियों का मूल्य y। तो एक मेज की जो कीमत आ गई वो 700 रुपये आ गई और एक कुर्सी की जो कीमत आ गई y की वैल्यू ये कितनी है 200 रुपये। तो इसी तरह से क्वेश्चन में देखेंगे लिखा है एक मेज और 5 कुर्सी का, एक मेज प्लस 5 कुर्सियां, इनका टोटल खर्चा कितना होगा। तो मेज की बात करेंगे तो मेज क्या है, x 700 रुपए की, तो एक मेज है तो 700 रुपया हो गया। 5 कुर्सियां हैं, एक कुर्सी 200 रुपए की है तो 5 कुर्सियां कितने की हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 कुर्सियां हो जाएंगी 1000। टोटल खर्चा कितना हुआ तो कहेंगे 1700 रुपये में इसका टोटल खर्चा आ गया। मतलब एक मेज और 5 कुर्सियां कितने की मिल जाएंगी 1700 की। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग करते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हटाते हैं और अच्छे से देख लीजिए, सिंपल सा था, जितनी स्पीड में करेंगे आप उतनी स्पीड से इसका आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया है और उसके बेस पे हमें कुछ सॉल्व करना है या फिर किसी चीज की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू जो दोस्तों दे रखी है 1/2, तो 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर की वैल्यू शायद ये क्वेश्चन हमारे पास है। x माइनस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है 1/2 और 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान पूछ रहे हैं। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे पहले, तो सबसे पहले देखो क्या करना है, यहाँ पे 4 जो है इसको कॉमन लेना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये सामने है, ये 4 कॉमन मिल गया, ये 4 कॉमन मिल गया। इसके बाद क्या करते हैं, अब हमें कहीं से भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करना है कि इसको स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे 1/2, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b इक्वल टू, इस चीज का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, से देखेंगे x कैंसिल आउट हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/4 प्लस 2, ये को इधर सेट करेंगे प्लस कर देगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 LCM 1 और 4 2 8, टोटल 9/4 है। तो यहाँ से आपको मिल गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई
9/4। ये वैल्यू हमको यहाँ पे पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा 4 × 9/4। 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 में होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर बहुत अच्छा है, देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 9 दिया हुआ है, ये इसका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल सा था, समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको जरूर देखिए और सारे के सारे क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए जिससे पता चले क्या क्या आता है। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/1 - 1/a + b टू द पावर -1। इसके फैक्टर पूछा गया, 1 - 1/a - b की पावर -2, इसके फैक्टर पूछे गए। तो इसके फैक्टर करना है, कैसे करेंगे, तो सिंपली सा सॉल्यूशन क्या करना है, इसको आप एक बार टेस्ट जरूर करिएगा, मतलब अपने आप सॉल्व करके देखिए कैसे होता है या नहीं। फिलहाल हम तो बताएंगे, सिंपल सा है। ये जो ब्रैकेट का पार्ट है इसको ऊपर ले जाओ, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो पावर इसकी हो जाएगी +1, ठीक है। अब 1 पे हम आगे भी स्क्वायर लगाए, क्यूब लगाए, पावर 4 लगाए, कुछ भी लगाए, क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लोगों को याद होगा, a² - b²। ये फॉर्मूला क्या करता है, एक बार माइनस में लिखा जाता है और एक बार प्लस में, a - b और a + b। तो सिंपली देखो यहाँ पे पूरा a हो गया और ये पूरा क्या हो गया, b हो गया, तो a² - b², इस फॉर्म में बन गया। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसमें क्या करना है, एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में। तो ये b है, ये पूरा a है, तो एक बार लिखेंगे 1 + a + b और एक बार लिखेंगे 1 - a + b। आप ऑप्शन देख लेंगे, जैसे दिया हो या तो इसी तरह से दिया होगा या 1 + a + b एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में 1 - a - b। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब ऐसा जिस ऑप्शन में मिलता है वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग चेक कर लेंगे, तो शायद ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा, बी सी ऑप्शन नंबर 1 + सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा, बाकी मेथड सही है, यहाँ पे ये माइनस दिया है, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस। 1 - a + b और 1 + a - b, 1 - a + b, 1 + a - b, ऑप्शन नंबर ए जो उसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लगे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट दोस्तों को आता होगा वो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो लोग सीखते ही। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, क्लास 9 से 10 से 11 से सब सिखाया जाता है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, पूरा दिया है, एक सेट 1 2 3 4 5 सेट ए दिया है, 2 3 4 5, एक सेट बी दिया हुआ है। बी सेट को देखेंगे क्या हुआ है, बी सेट में है 1 2 3 1 2 3 8, ये बी सेट है। इसी के साथ सी सेट दिया हुआ है, 3 सेट दिए हुए हैं ए बी सी। सी सेट है दोस्तों, ये दिया हुआ है 1 4 5 से 1 4 5 से। तो ये हमारे पास 3 सेट दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आप देखो यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है, इस बारे में जानेंगे। जिसको यूनियन इंटरसेक्शन पता है वो आसानी से सवाल कर सकते हैं। ए यूनियन बी मतलब क्या है, यूनियन का मतलब क्या है, जैसे देखो हमारे पास एक सेट है ए और इसमें ए बी डी एफ इतने एलिमेंट हैं, और एक सेट है बी, इसमें बी सी डी ई जी इतने एलिमेंट हैं। कुछ भी मान लेते हैं,
ठीक है। अब कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो, इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इस साइन को इंटरसेक्शन कहा जाता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो हमें वो एलिमेंट लिखने होंगे इस सेट में जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है। अब देखो दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट, तो आप कहेंगे देखो पहला वाला एलिमेंट जो है बी ए कॉमन है दोनों में, उसके बाद एलिमेंट डी ए कॉमन है दोनों में, फिर इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो बी एंड डी ये हो गया कि दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों का क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब अगर यूनियन की बात की जाए ए यूनियन बी, तो यूनियन क्या कहता है, यूनियन कहता है कि सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए, बस जो रिपीट कर रहे हो उनको छोड़ देना है, बाकी सारे एलिमेंट लेने चाहिए, जो रिपीट करे उनको छोड़ देना है। जैसे सारे एलिमेंट लेने का मतलब क्या हुआ, ए से शुरू करो पूरा बी तक निपटा दो। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, तीसरा एलिमेंट आएगा डी, चौथा आएगा ए, पांचवा अब इसमें लग शुरू करेंगे, इसमें शुरू करेंगे। तो बी पहला है तो बी एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना है। सी अभी नहीं लिखा है तो सी लिखिएगा। डी को लिख चुके हैं, डी नहीं लिखेंगे, एक बार डी लिखा जा चुका है ऑलरेडी। उसके बाद ई आता है, ई कहीं पे नहीं लिखा है तो ई को लिख लेंगे। उसके बाद जी, तो जो भी एलिमेंट दोनों में होते हैं कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखते हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट यूनियन में होते हैं। तो ये इसका मेथड होता है। अगर ये समझ गए तो ये क्वेश्चन कहीं करेगा, बस जस्ट 2 सेकेंड में इसका आंसर आपके सामने होगा। देखो कैसे होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी को देखो, ये बी है ये सी है, 1 2 3 8 1 4 5 7 उस कॉमन में लाया। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन, दोनों में जो कॉमन है। तो बी और सी में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 1 कॉमन, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इंटरसेक्शन में केवल क्या कॉमन है, तो मतलब इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो आया है कितना आया है, 1। अब इस बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन करना है, ए यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट और ए के एलिमेंट के साथ यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब सिंपल सा बताया था कि सारे के सारे एलिमेंट लेते हैं, बस जो रिपीट कर रहा है उसको केवल एक मान लेना है। तो पहले से शुरू करेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 5 और ये एलिमेंट ये सेट आएगा तो इसमें 1 है, तो 1 कहीं पे रिपीट नहीं हुआ है तो 1 लिखेंगे। तो अब सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 ऑप्शन चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 का कोई ऑप्शन है, तो कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट दिए हों। तो 1 2 3 4 5 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 कॉन्सेप्ट लगे। जिन दोस्तों को ये चीज़ें नहीं आती हैं वो कहीं पे नोट कर लेंगे और आगे आने वाले क्वेश्चन में उसको ध्यान रखेंगे, याद करेंगे, तभी तैयारी अच्छी होगी। नहीं तो ऐसे ही अगर केवल देख के छोड़ दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, पेन नहीं चलाओगे तो कुछ होने वाला नहीं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपीटेट का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। 8 अप्रैल को यूपीटेट का रिजल्ट शाम के टाइम आ जाएगा और उसके बाद सुपर टेट की तैयारी, मतलब सुपर टेट का नोटिफिकेशन आने की तैयारी शुरू और वैकेंसी तो आएगी, बहुत जल्दी आएगी। सबसे जरूरी है कि आपकी तैयारी बनी रहे। तो जो भी बच्चे तैयारी में इंटरेस्टेड हैं इस बार सुपर टेट के लिए, वो सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे देखें। पूरा वीडियो देखें, पूरी प्रैक्टिस करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ कराए ही जा रहे हैं और आगे भी कराए जाते रहेंगे। उसकी कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप लोग वीडियो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। अगले क्वेश्चन में देखो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप। समचतुर्भुज का विकर्ण है, एक 10 सेंटीमीटर, एक 24 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है, मान लेते हैं ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और इसके क्या है, 2 विकर्ण है, एक बी डी विकर्ण होगा और एक, और समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण के बीच
बीच का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री। एक 24 एक विकर्ण जो है वो 24 लंबाई का है और एक विकर्ण जो है वो शायद 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो विकर्ण बीडी को देखो, ये वाला जो है कितने लंबाई का है, तो आप कहोगे 24 सेंटीमीटर का है। तो अगर इसका हाफ करोगे, क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि बराबर काटते हैं। जैसे ये दो बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से इस और इस दोनों पार्ट को बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये बाइसेक्टर पॉइंट है, इसका सेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन। इसके इधर भी ये जो साइड है रेड कलर की आपको दिख रही होगी, ये साइड इसके इधर की साइड के इक्वल होगी। अगर टोटल 24 है तो इधर की 12 होगी और इधर की 12 होगी। ये बात आप कह सकते हैं अपने आप कि अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो इधर की भी 12 और उधर की भी 12। यही केस इस वाले विकर्ण में लगेगा एसी को जब देखोगे तो टोटल कितना है, ये 10 है, बट ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसका मतलब 5 ये हो गया और 5 ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये इसका एंगल 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे एक साइड 12 है, एक साइड 5 है, तो जो साइड बची है ये कितनी है, तो आप कहेंगे 30। कैसे आती है 30, तो 12 5 13। ये ट्रिपलेट होता है, जिन लोगों को याद है वो तो 4 सेकंड में आंसर लगा के निकल जाएंगे। जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। कर्ण पता नहीं कितना है, निकालना है, और आधार हमारे पास दे रखा है 5 का स्क्वायर और लंब दे रखा है 24 का स्क्वायर। वो 5 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे तो आएगा लगभग 24 12 है सर, 12 का स्क्वायर आएगा 144। अब इसको ऐड करेंगे तो कहेंगे 169 आया। स्क्वायर है तो इसको हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 169 का अंडर रूट निकल के आएगा 13। जितनी देर करेंगे उतनी देर में आप क्या करोगे कि दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके उसके आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दी है तो तीसरी साइड आपको याद होनी चाहिए क्या होगी। जैसे एक साइड अगर 5 है, देखो ध्यान से, अगर इसका आधा 3 है, लंब 4 है, तो जो बची वाली साइड होगी कर्ण ये कितना होगा 5 होगा। इसी तरह से अगर ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी 13। इसी साइड में याद होना चाहिए। इसी तरह से क्या होता है, ये 24 है, ये 25 है, ये कितनी होगी 7, 24 25 का 7। तो कई सारे ट्रिपलेट आते हैं मार्केट में, तो सारे के सारे अगर आपको याद रखें तो ऐसे क्वेश्चन जस्ट 4 सेकंड के आते हैं और आप करके तुरंत निकल जाते हैं। अब सब चतुर्भुज में सारी साइड सेम होती है। परिमाप पूछा गया था, टोटल परिमाप एक साइड की लंबाई है 13, 4 साइड होती है तो 13 चौके 52, 52 सेंटीमीटर मिलेगा और उसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस केवल जिसको सीधे आती है अच्छे से वो कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे अपने आप से और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे और कमेंट करके जरूर बताएं कि कोई भी दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी बच्चे को आती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन आता है कि 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में खड़े रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई। एक कमरा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखी है। ये घनाभ का करता है क्योंकि जिसकी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ अलग अलग है, 10 है, 24 है और 12 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर। 12 मीटर, 8 मीटर और हाइट कितनी है 9 मीटर। ये एक रूम है, इसकी सारी डायमेंशंस दे रखी है। अब कह रहा है इस रूम में सबसे बड़ी रॉड कितने लंबाई की रखी जा सकती है।
सबसे बड़ी रॉड का मतलब कि ऐसे हो जाएगी, तो ऐसी रॉड जो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक रखी है, तो ये इसमें ऐसी रॉड है या ऐसा खंभा है या ऐसा डंडा है, मतलब पिन है कोई भी जो इसमें मैक्सिमम लंबाई की है, इससे लंबी कुछ नहीं रखा जा सकता। कोई भी डंडा, कोई भी रॉड इससे लंबी नहीं रखी है। विकेट के थ्रू जो रॉड आती है ये मैक्सिमम लंबाई की होती है। वही क्वेश्चन में पूछा है कि कितने मीटर लंबाई का जो खंभा है वो इस कमरे में रखा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि इसका विकेट हम लोग निकाल लेंगे, और विकेट निकालने का सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो लंब कितना है दोस्तों, लंब इसका है कुछ भी है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से कुछ भी रखो, तो बस सिंपली हमें 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, टोटली तीनों को ऐड कर देंगे, 4 1 5 4 9, 6 8 से 14 14 14 4 18, और यहाँ पे 289 का अंडरवुड जो होता है दोस्तों कितना होता है, तो मतलब 17 मीटर का खंभा जो होगा वो इसमें पूरा रखा जा सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको एक बार दोबारा देखिएगा जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बिना फार्मूले के मेंसुरेशन के क्वेश्चन होने वाले नहीं। और फिर कॉन्सेप्ट, मतलब क्या यूज हुआ है, क्या फार्मूला हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट लगा है। कॉन्सेप्ट फार्मूला दोनों बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट याद है, फार्मूला नहीं याद है, तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट मतलब विकेट निकालना है या साइड निकालनी है या साइड का विकेट निकालना है, नहीं पता है आपको क्या निकालना है, तो क्या करेंगे, तो पता होना चाहिए ना कि विकेट निकालना है, तभी तो ऐसा कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 27 संख्याओं का औसत 60 है, यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाए। 27 संख्याएं और इनका औसत दोस्तों 60 दिया है। कितना दिया है, 60। 27 संख्याओं का औसत कितना है, 60, और एक 28 के बजाय 82 रख दीजिए। इतना 28 था लेकिन ये कितना दिया है, 82। तो 82 क्या है, इससे ज्यादा है, इसका मतलब जो भी एवरेज है, औसत है, ये सही औसत से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि 28 रखना तो रखा क्या 82, तो बड़ा नंबर रखना है, तो औसत क्या हुआ, बढ़ गया। तो जो बढ़ा हुआ औसत है वही हमको करेक्ट करना है, हटाना है इसमें से। तो क्या करोगे, इनका डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालने के लिए बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करोगे, तो 12 में से 8 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54। अब जो डिफरेंस आया है 54, इसको टोटल नंबर ऑफ जो भी संख्याएं थी उनसे डिवाइड कर दो। 27 संख्याएं थी, इसको 27 से डिवाइड किया, 2 आया, प्लस का 2 आया, नहीं 2 आया, और ये 2 क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, तो 58 होगा, इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 82 की जगह पे फिर से 28 रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो इसका औसत कितना आता है, 68 आएगा, 58 आएगा, ठीक है। तो इसका वो करेक्ट आंसर हो जाता है 58। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपके सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक लंबवती बेलन के आयतन और उसके वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान बराबर हो तो उसकी त्रिज्या क्या है। लंबवती बेलन, इसका आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, इसका जो वैल्यू है, परिमाण है, संख्यात्मक मान, वो किसके बराबर है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ के क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच। क्योंकि बेलन एक ही है तो इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई क्या होगी, दोनों की कैसी होगी, सेम होगी।
यहाँ से देखेंगे पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम आर इक्वल टू 2 लीजिएगा। रेडियस आ गई उसकी। पूछा क्या गया था हमसे, तो पूछा गया है कि उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, तो इसकी रेडियस 2 आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 यूनिट 2 इकाई क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, तभी ऐसा होगा कि इसका बेलन और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी। जैसे आयतन आता है 3 मीटर, तो वक्र पृष्ठ कितना आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन आता है 700 mm, तो वक्र पृष्ठ कितना आएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से। तो संख्यात्मक मान बराबर है, बाकी यूनिट दोनों की क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आप हम देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अब इसमें थोड़ा सा एक डायग्राम है, इसको बनाएंगे पहले सही से, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जो समांतर रेखा है, इसमें 2 बिंदु है ए और बी, एक और नीचे रेखा है, इसमें 2 बिंदु है सी और डी। त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, और इस त्रिभुज में ये वाला एंगल जो दिया है ये 90 डिग्री, थोड़ा ऐसे बना है, ये शायद 90 डिग्री, तो ये ट्रायंगल कितना है 90 डिग्री। ये कोण बनता है 37 डिग्री का केवल है, और साथ में इधर x डिग्री का एंगल है, ये x डिग्री, और इसी x के वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी कुछ नहीं है। तो C परपेंडिकुलर है ED, ये ED है। अब देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा, मतलब समकोण है, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री रहा होगा, और ये कोण कितना है 37 डिग्री का है। अब तो 37, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी क्या थी, ये दोनों पैरेलल लाइंस, अगर ये x डिग्री है तो इधर का भी तो x डिग्री हो गया भाई। ये हम बताए हैं कई बार, 2 समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो कोण ये होता है वही कोण ये होता है। ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। जो कोण इधर का है ये y डिग्री है, तो इधर का क्या होगा y डिग्री। यही से एक चीज और बताई है कि अगर एक लाइन है और उसमें कई सारे एंगल्स बने हुए हैं, एक x, एक y और एक z, तो इन सभी एंगल का जो सम होगा x + y + z = इसके बराबर होगा, तो आप लेंगे ऊपर एक डिग्री। मतलब स्ट्रेट लाइन पर, सीधी रेखा पे जितने भी एंगल इधर उधर बनते हैं, सबका सम जो होता है वो 180 डिग्री का है। तो आप ऊपर देखो, स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इन सबका जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, मतलब 37 प्लस इधर देखते हैं 37 + 90 + x = 180। 90 उधर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 37 + x = हो जाएगा 90। 180 में से 90 घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 90 बचेगा। अब x की वैल्यू बचती है, तो 90 - 37 को माइनस करो, तो आई थिंक यहाँ पे 53 जो होगा 43। 10 में से 7 गया 3, और 8 में से 3 गया 5, 53 डिग्री जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 53, मतलब 53 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए आप। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ये कॉन्सेप्ट क्या करेंगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। सिंपल है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद का क्वेश्चन आपको दिखा होगा, इसके फटाफट जो भी आंसर आता है उसको कमेंट में लिखिए। दिया हुआ के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y + 5, x + 2y + 5 बराबर 0, या 2y बराबर 0 दिया बराबर 0, 3x + ky + 15
3x प्लस के वाई प्लस 5 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। अब तो समीकरण दिया, पूछा गया इसका कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा तो ये हम लोग 5 को इनका रेशियो निकालो तो कहोगे x यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1, तो 1/3 रेशियो हो गया। इनका रेशियो करोगे तो 2/k, इनका आपस में रेशियो करोगे तो -5/15। जब कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी होगी? ये समांतर होगी। तो समांतर रेखाओं का जो प्रतिबंध होता है, हाई स्कूल में किताब में पढ़ा होगा, हमारे यूट्यूब चैनल में 10th की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जो लोग ये कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो उसमें एक एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कराई है, वहां से देख सकते। फिलहाल यहीं पे आप देख लीजिए जो मेन कॉन्सेप्ट लगा है वो क्या है। तो जो यहाँ पे वेरिएबल चर होते हैं, ये a1/b1 a2/b2 ये आपस में बराबर होगा और c1/c2 बराबर नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं है तो पैरेलल लाइन से तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखो कि ये दोनों वैल्यू तो आपस में बराबर होनी चाहिए, बट ये वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको बराबर है तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो k का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, k 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो k = 6 आ गया। k = कितना आ गया? 6। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, और प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा वीडियो आपको, और किसी भी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगी तो उसको भी डिस्कस करिए। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास 3 सही 3/5 3 सही 3/5। आप लोगों को देख रहा होगा क्वेश्चन प्लस 2 3 सही 3/5 गुणित 2/5 प्लस 2/5 गुणित 2/5, ऐसा टोटली दे रखा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको सही कर लो। 5 × 15 = 18/5 इंटू 5 × 15 = 18/5 प्लस 2 गुणित 18/5 इंटू 2/5 प्लस 2/5 गुणित 2/5। अब किसका भी इसको कैलकुलेट नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को कभी कैलकुलेट नहीं करना। कैलकुलेट करोगे तो 10 मिनट लगेगा, उतनी देर में अगला लड़का जो है 5 क्वेश्चन और करके आगे निकल जाएगा। दिमाग लगाना है, कैलकुलेट नहीं करना है। देखो ध्यान से, जब ऐसे चीजें सीख जाओगे तो तुरंत बिना देखे करोगे। ये तो सेम चीजें हैं, इनको हम मान लेते हैं a गुणित a प्लस 2। देखो 18/5 को क्या माना है a, तो यहाँ a रखो। 2/5 अलग गिनती है तो इसको मान लेते हैं b गुणित a। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर भी b आएगा। a गुणित a क्या होता है? a² 2ab प्लस b²। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है किस चीज का? a प्लस b का। तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से आना। अब a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया है, तो देखो ध्यान से, a हमने क्या माना है, b क्या माना है। a जो है 18/5 है और b है 2/5। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट जुड़ जाएगी। 18 + 2 20/5, 5 से डिवाइड करोगे तो ये इसका रहेगा। अब जिसको ये चीज़ पहले से पता है तो वो क्या करेगा, अपने मन में ही डायरेक्ट कहेगा ये a² है, ये b² है, ये 2ab है, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, और a है 18/5, b है 2/5। इसको ऐड करोगे तो 20/5, 5 के 20 राइट आंसर लगा के निकल जाएगा। आपको सीखना पड़ेगा, ध्यान देंगे तभी सीखेंगे, बिना सीखे कोई चीज़ समझ में नहीं आती। ऐसे ही पिछले भी हर एक उसमें सेट में ये क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके लिए प्रैक्टिस में दिए गए हैं, और लगातार ऐसे क्वेश्चन आए पेपर में आगे भी देखने को मिलेंगे। ये तो सिंपल था,
इससे और अच्छे क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। जो भी बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि टाइप के क्वेश्चन सब ये करने का तरीका पहले वालों की अपेक्षा तो ये बहुत सरल था। पहले थोड़ा बड़े बड़े भी कराए लेकिन ये बहुत सिंपल था। तो जो लोग कर चुके हैं जिनको आता है उनके लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy बराबर 0। अब इसमें क्या होगा, एक्स रेशियो वाई पूछा गया, एक्स अनुपात वाई पूछा गया। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, एक्स और वाई का अनुपात पूछा गया है। देखो अब क्या करना है इसमें, अब इसमें भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन सकता है। कैसे बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। यहां से 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, बोलो लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 बड़े 3, तो ये -2, 3 y के साथ x इंटू 3 बराबर 0। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, फिर से बन गया वही फॉर्मूला पीछे वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये तो होगा x माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर हटाओगे 0 पे रूट लगाओगे 0 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 3y बराबर आ गया यहाँ से 0। 3y को उधर शिफ्ट करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3y, और x बटे y का जो अनुपात हो जाएगा 3 बटे, मतलब 3:1 होगा और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे पास सबसे अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और था, इसमें ऑप्शन चेक कर लेते। जो भी रेशियो ऑप्शन में दिया है, 2:1, 3, 3:2, 3:1 या 2:3, तो सब में एक्स और वाई की वैल्यू एक बार रख के देख लीजिए। जैसे ही वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाता है 0। जैसे ही जिस ऑप्शन में वैल्यू 0 हो जाती है बस वही ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो 3:1 ऑप्शन नंबर सी, x की जगह पे 3 रखोगे, y की जगह पे 1 रखोगे तो टोटली क्या जाएगा 0, दोनों इक्वल साइड आ जाएगा। ऑप्शन से भी हो सकता था फिलहाल, लेकिन मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, उससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो आप लोग ऑप्शन से करके देख सकते। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। तो सिंपली सा क्वेश्चन दिया है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर, क्रमागत विषम पूर्णांक देखो, क्रमागत विषम पूर्णांक, तो क्रमागत विषम पूर्णांक में मान कौन से मान, 3, 5 मान, 3 और 5। अब कह रहे हैं इनके वर्गों का अंतर, मतलब इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग 9 होगा, इसका 25 होगा, इनका अंतर, अंतर का मतलब डिफरेंस 25 माइनस 9 16, ये हमेशा किस चीज से डिवाइड होगा। अब 16 वैसे 4 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। ऑप्शन देखोगे तो उसमें 3, 6, 7, 8 दिया है, 3, 6, 7, 8, तो ये तो 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8वां ऑप्शन लगा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं लगाओगे, एक बार और चेक करो। कह रहे वर्गों का अंतर विषम पूर्णांक मान लो 3, 5 के अलावा हमने विषम पूर्णांक मान लिया 5 और 7। इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, डिफरेंस निकालोगे 49 माइनस 25 तो होगे 24। जो ऑप्शन नंबर हमने पिक किया था ऑप्शन नंबर डी, इस ऑप्शन में कह रहा था 8 लिखा हुआ। पहला देखा हमको लगा 8 से डिवाइड हो जाएगा 16, तो कहा ठीक है ऑप्शन नंबर 8 इसका आंसर हो सकता है। लेकिन 3 और 5 के अलावा अगर कोई विषम पूर्णांक हो, क्रमागत हो, उनके वर्गों का अंतर क्या 8 से डिवाइड होगा। इसके लिए हमने एक और देखा 5 और 7, ये भी क्रमागत विषम पूर्णांक, इनका वर्ग किया,
डिफरेंस किया 24 आया, तो क्या 24 को 8 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे हाँ होगा। अब इस तरह के अब तक कोई भी विषम पूर्णांक लेते जाओगे, 7 9 ले लोगे, 11 13 ले लोगे, उनके वर्गों का अंतर करोगे वो 8 से हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, ये इसका सिंपली मेथड था, बाकी कुछ नहीं इसमें। इसको करके आगे बढ़ते हैं लोग। अब आते हैं अपने आज के शायद अंतिम क्वेश्चन पे। लास्ट सवाल है जो आज के वीडियो का। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगली वीडियो कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी खत्म कीजिएगा। 49782N 49782N, ये एक नंबर दिया हुआ है। 49782N में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है? तो यहाँ पे 7 का स्थानीय और जातीय मान, जो 7 है ये खुद में इसका क्या है? जातीय मान, जातीय मान। और जो स्थानीय मान पूछा गया है वो ऐसे निकालेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 7000। 7 जो है क्या है इसका? स्थानीय मान। 7000 क्या है इसका? स्थानीय मान, मतलब 7000 का ये है। अब इनका अंतर पूछा है, तो 7000 में से जब 7 माइनस करोगे तो 6993 में बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ, 6993। अब इसमें क्या था पूछने वाला? ऑप्शन देखोगे 6993, तो ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा 6993। तो जातीय मान और स्थानीय मान में डिफरेंस पूछा गया था। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं, और ये है प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब स्थानीय, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस आ गया 6993। तो ये सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। इसी के साथ ये हमारे पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं इस वीडियो के, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं सबने एंजॉय किया होगा। सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी दोस्त को वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर देते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय।